आज जो है, आज और अगर हो सका थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास और आप कवर करोगे कि गवर्नमेंट बजट डेफिसिट क्या होता है, हिंदी सरकारी बजट घाटा क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपकी कि भाई गवर्नमेंट बजट डेफिसिट किसे कहते हैं। क्लास बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल। अगर मैं आपसे बोलूं गवर्नमेंट बजट डेफिसिट क्या है, तो मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर्स को प्लान किया, एक्सपेंडिचर खर्चे प्लान किए कि भाई हम इस साल ये चीजों पे इतना इतना खर्च करें, और गवर्नमेंट ने अपने इनकम को भी प्लान किया कि यहाँ यहाँ से इतना इतना इनकम हमारे पास आ सकता है। और अगर ऐसा हुआ कि एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन हो गया एस्टिमेटेड रिसिप्ट, खर्चे ज्यादा प्लान हो गए और रिसिप्ट कम रह गई, तो हम वर्ड यूज करेंगे गवर्नमेंट बजट डेफिसिट हो गया। हाँ जी, सरकारी बजट घाटा। ठीक है, अगर कभी क्या हो जाए, गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हो जाए और गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट होने वाली वो कम है, प्लान एक्सपेंडिचर मोर देन प्लान रिसिप्ट, तो मतलब गवर्नमेंट बजट डेफिसिट हो। ठीक है, अब ये बजट डेफिसिट तीन पार्ट्स में क्लासिफाइड है क्लास। ये जो बजट डेफिसिट है ये तीन टुकड़ों में बटा हुआ है। पहला है आपके पास, जो फर्स्ट है आपके पास, वो है आपका रेवेन्यू डेफिसिट, हिंदी राजस्व घाटा। दूसरा है आपके पास फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। इसको कुछ लोग बोरोइंग के नाम से भी जानते हैं, उधार के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है आपके पास प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। एक एक करके तीनों की बात करेंगे। पहले देख लो कि भाई बजट डेफिसिट क्या होता है, बजट घाटा क्या होता है। वैसे मैं बोल चुका, प्लान एक्सपेंडिचर मोर देन प्लान रिसिप्ट। देखो जरा क्या लिखा है, बजट डेफिसिट डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ, क्या एक्सेस है, टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। सरकार के प्लान खर्चे ज्यादा हो गए, किससे ज्यादा हो गए, एस्टिमेटेड रेवेन्यू से। सरकार ने जो इनकम प्लान किया था ना, उससे ज्यादा गवर्नमेंट का प्लान खर्चा हो गया, तो इट मींस बजट डेफिसिट। ठीक है, टाइप टाइप तीन है। पहला है रेवेन्यू डेफिसिट, हिंदी राजस्व घाटा। दूसरा, जैसे कि मैंने बोला, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। तीसरा प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। ठीक है, आएंगे एक एक करके, पहले इसकी बात करते हैं। याद होगा क्लास, जब हम पढ़ रहे थे बजट के कंपोनेंट्स, तो हमने कहा था कि रिसिप्ट में दो टाइप का रिसिप्ट होता है, रेवेन्यू और कैपिटल। और ऐसे एक्सपेंडिचर में भी दो टाइप का एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू और कैपिटल। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ना है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। सिर्फ एक छोटी सी बात, अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सिर्फ कौन सा वाला एक्सपेंडिचर क्लास, रेवेन्यू, राजस्व, याद है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के एसेट्स को बढ़ाता या कर्जे को घटाता नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना। अगर ये कभी बड़ा हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए, किससे ग्रेटर देन हो जाए, रेवेन्यू रिसिप्ट। याद है रेवेन्यू रिसिप्ट, वो रिसिप्ट जिसकी वजह से एसेट्स का घटना या लायबिलिटी का बढ़ना नहीं हो। तो अगर कभी ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो आप समझ जाएं रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है, राजस्व घाटा हो रहा है। इतना सा ठीक है सबको। और फॉर्मूले में भी यही लिखा हुआ है बेटा, फॉर्मूला देखो, ये रहा फॉर्मूला, क्या लिखा है फॉर्मूला देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट। यहां तक ठीक है, ये बात सिंपल थी। इंपॉर्टेंट है इसके इम्प्लीकेशन, कि अगर एक इकोनॉमी में रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है, तो इससे इकोनॉमी पे क्या इम्प्लीकेशंस है, क्या प्रभाव। बुक पे नजर डालें जरा, रेवेन्यू डेफिसिट के इम्प्लीकेशन के लिए बुक पे नजर डालें। एक काम करें, पहले तो बजट डेफिसिट की डेफिनेशन पढ़ लें बुक से, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका। मिला सबको, बजट डेफिसिट डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू। सरकार का कुल व्यय, कौन सा, एस्टिमेटेड वाला, ज्यादा हो गया सरकार के टोटल रिसिप्ट्स। उम्मीद है ठीक है सबको। फिर थ्री टाइप का है, तीनों के नाम देख लीजिए। फिर रेवेन्यू वाला पहले देखिए, राजस्व वाला देखिए क्या लिखा है, इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू वाला। रेवेन्यू वाला एक्सपेंडिचर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, किससे ज्यादा हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा हो गया। ठीक है सबको, फॉर्मूला भी ठीक है। नीचे देखिए इम्प्लीकेशन, पहला इम्प्लीकेशन देखो क्या कह रहा है। पहला इम्प्लीकेशन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये शो करता है, अगर कभी गवर्नमेंट को ये हो गया रेवेन्यू डेफिसिट, तो ये शो करता है कि गवर्नमेंट की हालत अपने रेगुलर खर्चे क्लास रेकरिंग एक्सपेंडिचर, बार बार होने वाले खर्चे, है ना, सरकार इतनी बुरी हालत में है कि सरकार अपने रेगुलर खर्चों को भी करने के लायक नहीं। रेकरिंग एक्सपेंडिचर, जो रेगुलर बेस के एक्सपेंडिचर है, वो भी गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी।
इसका पहला इंप्लीकेशन। देखिए बुक में पढ़े, देखिए क्या लिखा हुआ है। ये क्या इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट नहीं कर पा रहा, क्या नहीं कर पा रहा, अपने रेगुलर एंड रेकरिंग एक्सपेंडिचर्स नहीं कर पा रहा। अंडरलाइन कर लें इस वर्ड को अपने बुक में कि गवर्नमेंट अनकैपेबल है किस चीज में, रेकरिंग एक्सपेंडिचर्स को करने में। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्लास दूसरा इंप्लीकेशन, इंप्लीकेशन नंबर सेकंड, ये शो कर रहा है गवर्नमेंट को डिस सेविंग हो रही है। डिस सेविंग हिंदी अपबचत, इट मींस नेगेटिव सेविंग। देखो ना, सोचा कि हर जगह से कमाई, रेवेन्यू वाली कमाई 10 रुपए की आई, ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने 12 रुपीस का प्लान कर लिया, तो बताओ कितने की सेविंग्स हो रही है? 10 की रिसिप्ट हो रही है, रेवेन्यू रिसिप्ट 10 हो रहा है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 12 हो रहा है, तो कितने का नेगेटिव सेविंग हो रहा है? माइनस का 2। इसलिए दूसरे पॉइंट में बोला गया, इंप्लीकेशन नंबर सेकंड में बोला गया डिस सेविंग होता है गवर्नमेंट। हो गया। पॉइंट नंबर थर्ड पे ध्यान दे क्लास, पॉइंट नंबर थर्ड, इंप्लीकेशन नंबर थर्ड क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ ये है कि अब गवर्नमेंट को इस गैप को फिल करने के लिए, ये गैप बनाना बेटा, कितने का गैप बना मेरे एग्जांपल के हिसाब से, 10 की कमाई 12 का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो 2 का गैप बनाना। इस गैप को भरने के लिए अब गवर्नमेंट को क्या करना होगा? बोरोइंग्स लेना होगा, बोरोइंग्स उधार लेना होगा। इन शॉर्ट कैपिटल रिसिप्ट लेना होगा। अंडरलाइन करो, वहां पे वर्ड लिखा है कैपिटल रिसिप्ट, पूंजीगत प्राप्ति। इस गैप को भरने के लिए गवर्नमेंट को कैपिटल रिसिप्ट लेना पड़ेगा। मिला सबको? 3 इंप्लीकेशन मिल गए। इंप्लीकेशन नंबर चौथा बेटा, कैपिटल रिसिप्ट का एक टाइप होता है कि गवर्नमेंट आरबीआई से उधार ले लेती है, आरबीआई से नई करेंसी प्रिंट करवा के ले लेती है। तो पॉइंट नंबर चौथे में लिखा है कि अगर गवर्नमेंट ने कैपिटल रिसिप्ट लिया तो गवर्नमेंट इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ले आएगी, इन्फ्लेशन, महंगाई। मैंने आपको बताया था, अगर कभी भी गवर्नमेंट आरबीआई से पैसे बोरो करती है तो आरबीआई क्या करता है? नई करेंसी प्रिंट करके गवर्नमेंट को देता है, ठीक है। और नई करेंसी का मतलब इकोनॉमी में मनी सप्लाई का बढ़ जाना, और अगर मनी सप्लाई बढ़ रहा है तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा, इन्फ्लेशन, महंगाई आ जाएगी। सुना मैंने क्या कहा? तो रेवेन्यू डेफिसिट इकोनॉमी को इन्फ्लेशन की तरफ, महंगाई की तरफ लेके चला जाता है, ठीक है। और इंप्लीकेशन नंबर 5वें में लिखा है, डॉट नंबर 5वें में, कि गवर्नमेंट तुझे वार्निंग दे रहा हूं, या तो अपने रिसिप्ट्स को बढ़ाने की कोशिश कर, या अपने एक्सपेंडिचर को, तभी तो बैलेंस होगा, या तो अपने प्लान रिसिप्ट बढ़ा या अपने प्लान एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर, तब जाके इकोनॉमी तेरी बैलेंस में होगी, रेवेन्यू डेफिसिट जो हुआ वो कवर हो पाए, ठीक है। ये 5 इंप्लीकेशन। अब है आपके पास, एक छोटी सी बात और बोलूंगा पहले मैं, बुक में लिखा हुआ है, कई बार एग्जामिनर ने एक आध बार पूछा, एग्जामिनर ने कि यार एक बात बता, अगर किसी इकोनॉमी को रेवेन्यू डेफिसिट हो जाए, मान ले किसी को हो गया, भाई किसी ने बजट बनाया किसी इकोनॉमी ने और उसको रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, तो बता कोई तरीका है क्या उसको ठीक करने का? अरे हाँ, एक्सपेंडिचर कम प्लान कर लो और रिसिप्ट को ज्यादा प्लान करने की कोशिश करो। नकली सा क्वेश्चन है ना, 2 पॉइंट की एक्सपेंडिचर कम प्लान करना है और रिसिप्ट को ज्यादा प्लान करना है। उम्मीद है सबको ठीक है। आ जाओ फिस्कल डेफिसिट की तरफ। फिस्कल डेफिसिट ध्यान देंगे सभी लोग। फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। क्लास इसका दूसरा नाम बोरोइंग है, लिख लीजिए, बोरोइंग्स, उधार। एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और बच्चे बहुत परेशान होते हैं। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू, फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर होता है? याद रखिए, फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग्स के बराबर होता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं इसको हटा दे रहा हूं, ये हमारा हो गया है। एक बात बताता हूं आपको, ध्यान देना। क्लास हमने पढ़ा था कि बजट में, ध्यान देना, एक तो होता है बजट रिसिप्ट, है ना, और एक होता है आपका बजट एक्सपेंडिचर, है ना। बजट रिसिप्ट में बेटा जी 2 रिसिप्ट थे, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति। और बजट एक्सपेंडिचर में भी 2 थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और आपको याद होगा कैपिटल रिसिप्ट में 3 चीजें थी, याद होगा सबको। कैपिटल रिसिप्ट में एक था बोरोइंग, उधार, एक था रिकवरी ऑफ लोन, है ना, और एक क्या था आपके पास? अदर रिसिप्ट। याद है? देखो, अगर मैं ये कहता हूं, ध्यान देना सभी लोग, अगर मैं कहता हूं कि ये बड़ा है इससे, मैं ये कहता हूं ये बड़ा है इससे, बजट एक्सपेंडिचर बड़ा है बजट रिसिप्ट से, तो मैं आपसे बात कर रहा हूं बजट डेफिसिट की, कि बजट डेफिसिट क्या होता है ना, बजट घाटा।
अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये बड़ा है इससे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बड़ा है रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो मैं आपसे बात रेवेन्यू रिसिप्ट की कर रहा हूं, रेवेन्यू डेफिसिट की कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूं कि गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर्स, टोटल एक्सपेंडिचर सारा खर्चा पूरा ये, ठीक है, बड़ा है गवर्नमेंट की टोटल रिसिप्ट से, सिर्फ एक वर्ड को छोड़ के क्लास, बस इसको छोड़ के, बोरोइंग्स को, उधार को छोड़ के, ध्यान से समझे, ध्यान से समझे मैं क्या कह रहा हूं। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट का प्लान एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन है प्लान रिसिप्ट से, सरकार का कुल व्यय टोटल खर्चा उसके टोटल रिसिप्ट से बड़ा है, और रिसिप्ट में बस एक चीज छोड़ देना है, क्या छोड़ देना है, बोरोइंग, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा। याद रखें, अगर आप कहोगे कि टोटल एक्सपेंडिचर बड़ा है टोटल रिसिप्ट से, तो बात बजट डेफिसिट की हो जाएगी ना। तो मैं इसलिए क्या कह रहा हूं आपको कि टोटल एक्सपेंडिचर बड़ा तो है टोटल रिसिप्ट से, लेकिन रिसिप्ट में एक चीज छोड़ दिया है आपने, बस क्या छोड़ दिया, बोरोइंग। तो डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है कि बजट फिस्कल डेफिसिट मतलब एक ऐसी सिचुएशन जब टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन है टोटल रिसिप्ट से, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, उधार को छोड़कर। बोरोइंग क्या है, रिसिप्ट का पार्ट है ना, उधार रिसिप्ट का पार्ट है ना, और कौन सा रिसिप्ट का पार्ट है, कैपिटल रिसिप्ट का। कैपिटल रिसिप्ट में तीन चीजें होती हैं, एक हटा दिया मैंने, एक छुड़वा दिया, ठीक है, और फिर जो टोटल रिसिप्ट था उसको छोड़ के, बोरोइंग को छोड़ के जो टोटल रिसिप्ट था उससे बड़ा था हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, तो इस गैप को हम नाम देते हैं किस चीज का, फिस्कल डेफिसिट। और इसी का दूसरा नाम बोरोइंग से, तभी तो मैंने बोरोइंग हटवा दिया है, क्योंकि इसी का दूसरा नाम बोरोइंग से, ठीक है, पक्का। आओ पढ़ के देखो, फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन पे जाओ एक बारी फटाफट, देखो क्या लिखा है। फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, क्लास टोटल एक्सपेंडिचर, ये पूरा ज्यादा हो गया, किससे बड़ा हो गया, ओवर टोटल रिसिप्ट, इससे बड़ा हो गया, लेकिन किसको छोड़ के लिखा है, देखो किसको छोड़ के, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग को, उधार को छोड़कर, और कब, ड्यूरिंग अ गिवन फिस्कल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में। उम्मीद है सबको ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा टोटल रिसिप्ट, है ना, ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर देन है, टोटल एक्सपेंडिचर से बोरोइंग को छोड़ के, यही है ना। तो फॉर्मूला क्या बना कि भाई टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, और रिसिप्ट में क्या छोड़ दिया आपने, बोरोइंग को छोड़ दिया, ठीक है। टोटल खर्चा बढ़ा टोटल रिसिप्ट से, बोरोइंग को छोड़ के। उम्मीद है सबको ठीक है। आओ अब इसमें भी इंपॉर्टेंट है इसकी इंप्लीकेशन, और मैं आपको फिर से कह रहा हूं इस पॉइंट के बारे में कि अब जो मैं आपको बताने वाला हूं इंप्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, डेब्ट ट्रैप, ऋण जाल। जरा समझना यार, अभी मैंने आपको बोला कि जब फिस्कल डेफिसिट होगा तो उसका दूसरा नाम बोरोइंग है, बोरोइंग, उधार, ठीक है। मतलब जब देश को फिस्कल डेफिसिट होगा, देश को क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से बोरो लेना पड़ेगा, ये उधार लेना पड़ेगा, हाँ ना। और तुम मुझे बता दो कि क्या हम किसी से जब बोरो करते हैं, 100 रुपए हमने किसी से उधार लिए, तो जब उसे लौटाने जाएंगे तो क्या वो 100 में मान जाएगा, उसे इंटरेस्ट चाहिए। अब मेरी बात समझे मैं क्या कहना चाहता हूं, सुने, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप बोरोइंग लेंगे तो उस बोरोइंग पे पेमेंट करने के टाइम आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, हाँ ना। क्लास, अगर कल की क्लास में, परसों की क्लास में आप जगे हुए थे तो मैंने आपको बताया था पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पहली बात एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, और खर्चे में कैसा खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मतलब जब मैं बोरोइंग लूंगा तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देने का मतलब मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा हो जाता है, जब राजस्व प्राप्ति से ज्यादा हो जाता है, तो आपने पढ़ा था रेवेन्यू डेफिसिट हो जाता है, तो आपको रेवेन्यू डेफिसिट होगा। और रेवेन्यू डेफिसिट की इंप्लीकेशन में आपने पढ़ा था कि उसको भरने के लिए कैपिटल रिसिप्ट लेते हैं, मतलब आपको दोबारा उधार लेना पड़ेगा। बात समझे, एक उधार दूसरे उधार को पैदा कर देता है, इट्स कॉल्ड डेब्ट ट्रैप। कहता है एक बार देश को अगर फिस्कल डेफिसिट हो गया, ध्यान दे, तो कंट्री को करना होगा बोरोइंग, उधार। और बोरोइंग का जब आप जाओगे पेमेंट करने, तो ये नहीं कि सिर्फ पैसे जो उधार लिए थे वो लेके जाओगे, साथ में इंटरेस्ट भी लेके जाओगे। और इंटरेस्ट जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, राजस्व व्यय। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो रेवेन्यू डेफिसिट, इधर वाला डेफिसिट जो मैं पढ़ा रहा था आपको, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा,
हाँ ना। और रेवेन्यू डेफिसिट के पॉइंट नंबर 4 में लिखा था, 4 में या 3 में, कि रेवेन्यू डेफिसिट को भरने के लिए आपको कैपिटल रिसिप्ट मतलब उधार लेना पड़ेगा, है ना, और दोबारा आप कर्जे में फंसोगे। तो एक डेप्ट दूसरे डेप्ट को क्रिएट कर देता है और इकोनॉमी डेप्ट ट्रैप, ऋण जाल में चली जाएगी। ये लिखा हुआ है आपके किसमें, डेप्ट ट्रैप में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिस्कल डेफिसिट का पहला इंप्लीकेशन डेप्ट ट्रैप, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार और रिपीट करता हूं, देखना और फिर रीड करते हैं। फिस्कल डेफिसिट हुआ तो बोरिंग ले, बोरिंग लेगा तो क्या सिर्फ बोरिंग की पेमेंट करेगा, इंटरेस्ट की भी पेमेंट करेगा। इंटरेस्ट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा तेरा, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा तो रेवेन्यू डेफिसिट होगा, और उस रेवेन्यू डेफिसिट को भरने के लिए तुझे फिर से बोरिंग करना होगा। एक बोरिंग किया था और अब दोबारा से उसने बोरिंग करवा दिया, फंस गए ट्रैप में, डेप्ट ट्रैप, ऋण जाल। देखिए बुक को पढ़ के साथ में पढ़ लेते हैं, चलिए देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। लिखा है फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट द टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। भाई फिस्कल डेफिसिट बताता है कि गवर्नमेंट को कितना उधार चाहिए, हाँ ना। अच्छा, बोरिंग नॉट ओनली इन्वॉल्व द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। जब आप किसी का लोन पेमेंट करने जाओगे तो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट, मेन अमाउंट लेके तो नहीं जाओगे, बल्कि साथ में क्या देना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट। आगे क्या लिखा है, इंटरेस्ट पेमेंट इंक्रीज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब इंटरेस्ट देने जाओगे तो रेवेन्यू खर्चा बढ़ेगा आपका। आगे क्या लिखा है, विच लीड्स टू रेवेन्यू डेफिसिट। जब रेवेन्यू खर्चा बढ़ेगा तो रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा होगा। आगे इसकी वजह से आप फंस जाओगे, किस में फंस जाओगे, फिर से आपने बोरो किया ना, फिस्कल डेफिसिट के ट्रैप में, डेप्ट ट्रैप में फंस जाओगे। दूसरा, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हिंदी मुद्रास्फीति। क्लास आपको याद होगा, बोरो करने के, गवर्नमेंट जब बोरो करती है तो कई रास्ते होते हैं, उनमें से एक रास्ता है क्लास आरबीआई। और अभी अभी मैंने बताया कि अगर गवर्नमेंट कभी आरबीआई से बोरो करे तो क्या कहते हैं उसको, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग याद आया, घाटे की वित्तीय व्यवस्था, ठीक है। क्लास जब भी गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो करती है ना, तो आरबीआई क्या करता है, नई करेंसी प्रिंट करके गवर्नमेंट को दे देता है, ठीक है, और इसी को डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। अब हमारे साथ हुआ क्या, हमारी कंट्री में नया पैसा आ गया। नया पैसा आएगा ना बेटा, तो हम इको की लैंग्वेज में कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गया इकोनॉमी में, पैसों की पूर्ति बढ़ गई। और बेटा जब जब पैसों का सप्लाई बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ने से हमारी परचेसिंग पावर, खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी। जिसकी जेब में 10 रुपए थे उसकी जेब में 20 हो गए, क्योंकि नया पैसा आया ना, है ना। और जब हमारे पास पैसे ज्यादा होते हैं तो हम खर्च ज्यादा करते हैं, और जब सारा देश ज्यादा खर्च करेगा तो देश में इन्फ्लेशन, महंगाई आ जाएगी। तो कहता है कहता है फिस्कल डेफिसिट आपको दूसरी चीज की तरफ ले जाएगा, क्या है वो, इन्फ्लेशन। बेटा ये पॉइंट मैंने रेवेन्यू डेफिसिट में भी यूज किया था, अरे हाँ भी करो, मतलब कॉमन है क्या, हाँ हाँ कॉमन है, ठीक है। मैं रिपीट करता हूं, फिस्कल डेफिसिट होगा, बोरो करने जाएंगे। बोरिंग का एक रास्ता होता है आरबीआई, अगर आरबीआई से उधार लिया तो वो नई करेंसी प्रिंट करके देता है, इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा, मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। ज्यादा पैसे का मतलब है हमारी क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, और जब हमारी परचेसिंग पावर बढ़ेगी हम डिमांड बढ़ाएंगे, और डिमांड बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन, ठीक है। रीड कर लो बेटा, साथ में आ जाओ। गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम आरबीआई, मेनली बोरो फ्रॉम आरबीआई, किस चीज के लिए भैया, फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए। और आरबीआई क्या करता है, क्या लिखा है, आरबीआई प्रिंट्स न्यू करेंसी, नई करेंसी प्रिंट कर देगा और गवर्नमेंट को दे देगा, और इससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, और जैसा कि मैंने बोला कि मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेन डिपेंडेंसी। फॉरेन डिपेंडेंसी हिंदी विदेशों पर निर्भरता। क्लास समझना, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, बोरो के 4 रास्ते होते हैं। एक होता है पब्लिक से उधार ले लो, आरबीआई से उधार ले ले, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संस्था से उधार ले ले, और एक और था यार, फॉरेन गवर्नमेंट से उधार ले ले, है ना, फॉरेन गवर्नमेंट, विदेशी सरकार। आप समझना, अगर आपको होगा फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, तो आपको चाहिए उधार। अगर आप उधार लेने पहुंचे फॉरेन गवर्नमेंट के पास, विदेशी सरकार के पास, है ना, तो मतलब आपका देश विदेशी देश पर क्या कर गया, निर्भर, डिपेंडेंसी आपकी दूसरे देश पे होगी। जैसे चाइना, पाकिस्तान किसके ऊपर डिपेंडेंट है, चाइना पे। कुछ भी उसे करना होता है ना, सुबह सुबह जाना भी होता है तो पूछता है चाइना जाऊं क्या, मतलब डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, आपको प्रॉब्लम होगी। सुन रहे मैं क्या कह रहा हूं, बस वही लिखा है इस पॉइंट में कि अगर हमारा भी बजट बार बार ऐसा बना और हम लोन लेने पहुंचे फॉरेन कंट्री के पास, फॉर एग्जांपल अमेरिका के पास,
तो हम अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, और किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना अच्छी बात, ये इस पॉइंट में लिखा है, मैं नहीं पढ़ रहा। हैम्पर्स इन फ्यूचर ग्रोथ, हैम्पर्स इन फ्यूचर ग्रोथ, इधर भविष्य के विकास में बाधा। अरे यार सुनो सुनो, एक बंदा था, ठीक है, उसके दादाजी जब अपने घर का बजट बनाते थे ना, तो हमेशा खर्चे ज्यादा सोचते थे और कमाइयां कम, और उन खर्चों को पूरा करने के लिए उसके दादा ने उधार ले रखा था, दादा ने। अब दादा का उधार उतारते उतारते बेटा चला गया, और अब वो बेटे का उधार कौन उतार रहा है? पोता। बात समझो मैं क्या कह रहा हूं, ये होता है। अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में बोरिंग लोगे तो बोरिंग क्रिएट अनदर बोरिंग, एक उधार दूसरे उधार को बना देता है ना, और आप उस उधार में फंस जाते हो। डेट ट्रैप आपने पढ़ा था। और अब बताओ, जब आपकी नेशनल इनकम आएगी, नेशनल इनकम, तो इनकम के आते ही पहले तो कर्जदार आ जाएंगे, हमारा पैसा दे दे, पहले आपने उसको दे दिया, अब बचा कम, कम बचा ना। अब क्या बचाओगे और क्या खाओगे, समझ रहे हो? क्या बचाओगे मतलब क्या सेविंग्स करोगे, और क्या खाओगे मतलब क्या कंजम्पशन करोगे। और बेटा जिस देश में सेविंग्स और कंजम्पशन नहीं होता, वो इकोनॉमी डेवलप, बात समझ गए? अगर फिस्कल डेफिसिट है तो बोरोइंग है, और बोरोइंग है तो इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इनकम का बड़ा पोर्शन फ्री में चला गया, फ्री में इंटरेस्ट और बोरोइंग का पेमेंट करने में चला गया, है ना। और इसलिए हमारे पास सेविंग्स और कंजम्पशन कम होगा, और फ्यूचर का ग्रोथ। अरे बचाओगे तभी तो निवेश करोगे ना, और बिना निवेश के, बिना इन्वेस्टमेंट के क्या इकोनॉमी डेवलप होती है? नहीं, मतलब आपकी इकोनॉमी फ्यूचर में डेवलप नहीं हो पाएगी, है ना। पाकिस्तान लगातार फिस्कल डेफिसिट बनाता है अपने बजट में, और उसने बहुत सारा बोरिंग ले रखा है ना। तो पाकिस्तान 1-2 साल के लिए खाई में नहीं गया, 100-200 साल के लिए खाई में जा चुका है। मतलब कि फ्यूचर में ना जाने आने वाले कितने सालों तक उसकी हालत यही रहेगी। यही तो होता है, नॉर्मली भी यही होता है। अगर कोई फैमिली बहुत ज्यादा बोरिंग करती है, बहुत ज्यादा, है ना, तो भविष्य में लंबे टाइम तक उसका ग्रोथ नहीं हो पाता। तो वही कह रहा है कि हैम्पर इन फ्यूचर ग्रोथ, अगर आपका फिस्कल डेफिसिट का बजट है तो आपके लिए लगातार फ्यूचर में डेवलपमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। आओ देख लो क्या लिखा हुआ है। बोरिंग इंक्रीज द फाइनेंशियल बर्डन फॉर द फ्यूचर जनरेशन, जब आप उधार लोगे तो आने वाली पीढ़ी के ऊपर जो है भार बढ़ेगा, और ये एडवर्सली अफेक्ट करेगा, ऋणात्मक रूप से प्रभावित करेगा आपकी ग्रोथ को, ठीक है, और आपका डेवलपमेंट होना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है यहां तक क्लास?